विषय हिंदी, कक्षा स्नातक स्नातकोत्तर, वर्ष 2022 से 2026। कोर्स का शीर्षक नागार्जुन के काव्य में प्रकृति प्रेम। मैं राजमुनि, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। प्रिय विद्यार्थियों, आज के हम लेक्चर में चर्चा करेंगे नागार्जुन के प्रकृति प्रेम के विषय में। इससे पहले जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि प्रकृति और मानव एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हैं। मानव के लिए प्रकृति जितनी आवश्यक है, प्रकृति के लिए मानव भी उतना ही। मानव को जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी आवश्यकताएं हैं, वे सारी की सारी प्रकृति द्वारा पूरी होती हैं। मानव प्रकृति की ममतामयी गोद में जन्म लेता है, उसी में पलता है, उसी की गोद में बड़ा होता है, उसी की गोद में क्रीड़ा करता है और अंत में उसी प्रकृति की गोद में सिर रख कर के चिर विश्राम पाता है। प्रकृति मानव को जन्म से मृत्यु तक इतना देती है जिसका वह जीवन पर्यंत शतांश भी वापस नहीं कर पाता है। नागार्जुन को इस बात का अनुभव है कि प्रकृति जैसा उदार मना पूरे विश्व में कोई नहीं। प्रकृति सदैव दूसरों की भलाई एवं जीवन के लिए जीती एवं मरती है। प्रकृति के परमार्थ की प्रशंसा करते हुए रहीमदास ने भी कहा है कि वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। इससे स्पष्ट है कि प्रकृति का स्वभाव एवं साधु सज्जनों का स्वभाव दोनों का एक जैसा होता है। जब जब संपूर्ण प्रकृति पर अन्याय का खतरा छा जाता है, तब तब एक एक कण अत्याचार मिटाने के लिए धारदार हथियार का काम करता है। जैसे अरे बांस का फट्टा ही तलवार बन गया। मानव और प्रकृति जब एक दूसरे के बिना अस्तित्वहीन है, तो प्रकृति मानव के सुख दुख में साथ कैसे न दे। मनुष्य जब दुखी होता है तो प्रकृति का आश्रय लेता है। प्रकृति का जैसे एक एक अंग उसके सुख दुख से प्रभावित होता है। कालिदास कविता में नागार्जुन ने मानव और प्रकृति के संबंध को बहुत ही मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। वे कहते हैं कि वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का देख गगन में, श्याम घन घटा विदुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट के शुभक शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा। बसंत ऋतु है जो वास्तविक और अवास्तविक दोनों स्थितियों में मानव मन को अपनी ओर आकर्षित करके संपूर्ण आनंद का रसपान कराती है। बसंत की ऋतु के आगमन पर मानव का रोम रोम रति क्रीड़ा करने को सिहर उठता है, या यूं कहिए कि आनंद से भर जाता है। भस्मांकुर खंड काव्य में इसी रोमांचक क्षण को बहुत ही तन्मयता के साथ व्यक्त करते हुए बाबा नागार्जुन कहते हैं कि उधर शिशिर मधुमास, इधर इस पार, नहीं कहीं भी दिख रहा पतवार, नंदन वन ही लाया यहाँ उतार, बंधु ले गया मुझसे बाजी मार। नागार्जुन के काव्य में प्रकृति के विभिन्न रंग देखने को मिलते हैं। यह अनोखे रंग कहाँ से आए? इसका सीधा सा जवाब है कि नागार्जुन का जीवन ग्रामीण परिवेश से लेकर पहाड़ी परिवेश तक की यायावरी प्रकृति का साक्षी रहा है। इतना ही नहीं, कवि ने भारत, नेपाल, लंका, हिमालय आदि स्थानों की प्राकृतिक संपदा को बहुत करीब से निहारा है। बादल को घिरते देखा। कविता के द्वारा कवि ने हिमालयी प्राकृतिक सौंदर्य की किसी भी छटा को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। बादल कल कल झड़ते झरने, झील, शैवाल आदि सब स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं। कहते हैं कि अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है, छोटी छोटी बड़ी कई झीलें उनके श्यामल नील सलिल में, समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंत खोजते हंसों को तिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। प्रकृति में जब परिवर्तन की लहर चलती है तो उस समय का प्राकृतिक सौंदर्य कुछ और ही होता है। ग्रीष्म ऋतु के बाद जब वसंत का आगमन होता है तो वह दृश्य सच में नेत्रों के माध्यम से हृदय में समा जाता है। उस समय प्रकृति का रोम रोम जैसे अपनी नूतनता एवं मादकता का परिचय स्वतः देने लगता है। चारों ओर प्रसन्नता की खुशबू
फैली हुई दिखाई देती है। कहते हैं कि रंग बिरंगी खिली अधखिली किस्म किस्म की गंधों स्वादों वाली ये मंजरियाँ तरुण आम की डाल डाल टहनी टहनी पर झूम रही हैं, चूम रही हैं कुसुमाकर को, ऋतुओं के राजाधिराज को। नागार्जुन ने प्रकृति की दोनों प्रकार की अनुभूतियों का बहुत ही स्वाभाविक चित्रण, पहली सुखात्मक और दूसरी दुखात्मक। जब प्रकृति मानव मन के अनुकूल सुख का अनुभव कराती है तो बहुत आत्मीय और मनोहर लगती है। वही प्रकृति शीतलहर के समय पल पल शूल की भांति चुभती है तो वह विष कन्या की तरह दिखाई देती है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए नागार्जुन कहते हैं, हजार बाहों वाली शिशिर विष कन्या उतरी लेकर सांसों में प्रलय की वन्या, हिम दग्ध होठों के प्राण शोषी चुंबन, तन मन पर लेप गए ज्वाला में चंदन। शीत के समय पड़ने वाले कोहरे का भी कवि ने सुंदर चित्रण किया है। कोहरे के कारण रात दिन जैसे डर के मारे छिप गए हैं। इतना ही नहीं, घने कोहरे ने चांद एवं सूरज की हालत भी पतली कर दी है। सूरज एवं चांद भी जैसे कोहरे के कारण समय से उदय एवं अस्त होना भी भूल गए हैं। बसंत के आगमन की सूचना पाते ही जैसे प्रकृति के चारों ओर प्रेम और सौंदर्य का उत्सव नजर आता है। आम के पेड़ जैसे बौरों का सिर सेहरा बांधकर मस्ती में झूम रहे हैं। फूल एवं कलियां भी अपनी अपनी धुन में नृत्य करती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे मदमस्त मौसम में पशु पक्षी भी अपनी अपनी वाणी की मिठास को समस्त वातावरण में आसानी से घोल देते हैं। कोयल का तो कहना ही क्या, वह तो अपनी मीठी वाणी से संपूर्ण प्रकृति में जैसे आकर्षण का रस घोल देती है। जो उसकी वाणी सुनता है वही उसका दीवाना हो जाता है। और कहा भी जाता है कि वाणी कोयल की जैसी होनी चाहिए। लोक जीवन में बसे प्रकृति के विविध रंगों का नागार्जुन बड़ी बारीकी से चित्रित करते हैं। वे मानते हैं कि बिना प्राकृतिक संपदा के लोक सूना ही रहता है, जीवन सूना ही रहता है। प्राकृतिक सौंदर्य है जो लोक जीवन को रसमय और आनंदमय बनाता है। इसी प्राकृतिक सौंदर्य के कारण प्रकृति एवं लोक दोनों साथ साथ याद आते हैं। तभी तो कवि बहुत दिनों के बाद कविता में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौसरी के ढेर ढेर से ताजे टटके। गृहस्थ एवं प्रकृति प्रेम का अद्भुत संगम नागार्जुन की कविता में ही देखा जा सकता है। प्रकृति और जीवन एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि एक को हटा दिया जाए तो दूसरे का कोई मतलब नहीं रह जाता है। परदेश में भी उन्होंने अपनी पत्नी की याद आती है और उसके याद आते ही वह उन्हें अपने उस चारों तरफ का समस्त प्राकृतिक संपदा का जो सौंदर्य है एक एक करके उनके मानस पटल में चलता हुआ दिखाई देता है। तभी तो वो कहते हैं विदेश में जाने के बाद के घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है ढाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिल के बाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। याद आता मुझे अपना वह तरौनी ग्राम, याद आते लीचियाँ वे आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धान, याद आते कमल कुमुदनी और ताल मखान। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। प्रकृति में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को नागार्जुन ने अपनी बारीक दृष्टि से उसका निरीक्षण किया है। जीवन को गतिशील रखने के लिए, आने और जाने के लिए प्रकृति की जो संपदा है हमेशा उसके साथ खड़ी होती है। ऋतु परिवर्तन के सौंदर्य को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि प्रतीक्षा की बहुत जोहा बाट, जेठ बीता हुई वर्षा नहीं, नब यूं ही रहा खलवाट। आज है आषाढ़ यदि षष्ठी, उठा था जो जोर का तूफान, उसके बाद सघन काली घन घटा के हो रहा आच्छन्न यह आकाश। पानी भरकर छोटी छोटी बदलियां जब आकाश में विचरण करती हैं तो बहुत भोली भाली सी दिखाई देती हैं। मंद मंद गति से इस प्रकार इठलाती हुई चलती हैं जैसे कहीं भी बरस पड़ेंगी।
इनको रास्ते में भटकने का काम पवन ने कर दिया। पवन ने बहका लिया था, मेघ कुल की पुत्रियां हैं, बदलियां हैं, बरस पड़ना कहीं पर भी, भिगो देना किसी को भी, और इनसे क्यों डरे हो, कहाँ इनमें बिजलियां हैं, अरे ये तो बड़ी भोली बदलियां हैं। प्रकृति और मानव के संबंध में नागार्जुन ने दरख्तों की सघन बगीची में कविता के माध्यम से बहुत शानदार तरीके से अपनी बात को रखा है। मानव समाज का एक ऐसा समुदाय जो समस्त प्रकृति में ही अपने सगे संबंधी, अपने सारी सुख सुविधाओं और जीवन के अस्तित्व को तलाशता है, जिसे हम आदिवासी या मूल निवासी कहते हैं। कहा जाता है कि प्रकृति प्रेम करना कोई अगर सीखे तो आदिवासी समाज से सीखे। वे मरते दम तक प्रकृति का साथ नहीं छोड़ते हैं, इसकी रक्षा करने के लिए अपनी जी जान तक की बाजी लगा देते हैं। आज जब जल, जंगल और ज़मीन पर अवैध कब्जा हो रहा है, जंगल उजाड़े जा रहे हैं और कंक्रीट के नए बेजान जंगल उगाए जा रहे हैं, ऐसे समय यह कविता बहुत अनुपम संदेश देती है। एक ठिकना नौजवान उठा तेज आवाज़ में, जल्दी जल्दी, हम अपने अलावा और किसी को नहीं जानते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नागार्जुन की प्रकृति उनके साथ अनेक भावों को समाहित करती है। मुख्य रूप से प्रकृति उनके जीवन में सुख, शांति एवं शीतलता का संचार करती है। कहीं कहीं प्रकृति कवि के लिए संवेदन शिक्षिका के रूप में, मार्गदर्शिका के रूप में काम करती है। धन्यवाद।